हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th के बायो सब्जेक्ट से जीव विज्ञान बुक से मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, अच्छी तरह समझिए। मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। आप लोगों को वो ऐसा बताऊंगा कि पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले हम जीव विज्ञान का अर्थ समझ लेते हैं। तो जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, जीव प्लस विज्ञान। जीव का अर्थ होता है सजीव या जीवित, और विज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज का अध्ययन। किसी चीज में हम अध्ययन करना है, विज्ञान कहलाता है। तो हम जीव विज्ञान का अर्थ जान सकते हैं कि सजीवों में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो अब जीव विज्ञान के कोई जनक भी होंगे, किसी ने हमें बतलाया होगा, जिसने बताया तो है जीव विज्ञान। मतलब जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। हमारे कौन है? अरस्तु जी। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक। अब जीव विज्ञान की हमारे दो शाखाएं भी होती हैं, वो हम सब जानते हैं। क्या? कौन सी? पहली जंतु विज्ञान, दूसरी वनस्पति विज्ञान। अब जिस प्रकार जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जंतु विज्ञान के भी कोई होंगे, वनस्पति विज्ञान के भी कोई होंगे। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टम। कौन है? थियोफ्रेस्टम। अब हम जीव विज्ञान में सजीवों का ही अध्ययन करते हैं तथा इसमें निर्जीव भी कुछ हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर, कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। सजीवों में ये लगभग सामान्य लक्षण है और इनमें से कुछ विशिष्ट लक्षण है। मैं आप लोगों को बता दूं सामान्य और विशिष्ट में अंतर क्या है। सामान्य लक्षण वे लक्षण जो सजीवों में पाए जाते हैं और कुछ निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, और विशिष्ट लक्षण वो होते हैं जो सिर्फ सजीवों में पाए जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? कोशिका। तो कोशिका क्या कहलाती है? सजीव कोशिका क्या कहलाती है? कोशिका सजीवों की क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई है। इसकी हम इसमें परिभाषा भी लिख सकते हैं, यही होगी, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई है। और कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हजारों लाखों कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं, और एक उत्तक अंग का निर्माण करता है, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारा जीव विज्ञान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कोशिका, अब हमारी कोशिका जो है, तो हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है? हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका आपको पता है? उसे हम ना नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, समझे? उसे हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, यह पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, अब सबसे छोटी कोशिका भी होगी। सबसे छोटी कोशिका की होगी कि नहीं होगी? सबसे बड़ी होगी तो सबसे छोटी कोशिका नहीं होगी। यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर अब सबसे छोटी, ये तो पृथ्वी की हो गई। अब हमारे मानव की देख लेते हैं। ठीक है, इसमें मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। कौन होता है? अंडाणु। और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। कौन होती है? शुक्राणु। ठीक है, अब पृथ्वी की सबसे बड़ी कोशिका, पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव की एक सबसे लंबी कोशिका भी होती है। क्या होती है? मानव की लंबी कोशिका भी होती है। वो कौन सी होती है? क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। तंत्रिका कोशिका। कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं
कि कोशिका जो है सजीवों में ही पाई जाती है, अर्थात कोशिका एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कोशिका एक विशिष्ट लक्षण है सजीव का। दूसरा होता है ये जीव द्रव्य। तो मैं जल्दी जल्दी इन लोगों को इसको बता देता हूँ। जीव द्रव्य क्या होता है? जिस सजीवों में कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ ही जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य 3 चीजों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर पहली चीज होगी केंद्रक, दूसरी चीज होगी कोशिका द्रव्य, क्या होगी? कोशिका द्रव्य, तथा तीसरी चीज होती है कोशिका झिल्ली। इन तीनों से चीजों से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक भाग है। तो यह भी एक विशिष्ट लक्षण है सजीवों का, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है तीसरा टॉपिक, गति। निर्जीव गति नहीं कर सकते हैं, लेकिन सजीव गति कर सकते हैं। इस प्रकार हम गति कर सकते हैं, हम अपने यहाँ वहाँ स्थान से यहाँ वहाँ घूम फिर सकते हैं। चौथा टॉपिक, वृद्धि। वृद्धि का एक मापदंड होता है, ठीक है। वृद्धि का क्या होता है? वृद्धि का एक मापदंड होता है। वो क्या होता है वो हम अभी बताते हैं आपको। वृद्धि एक मापदंड द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि उस जीव में वृद्धि हो रही है या नहीं। पहला होता है कि उस जीव या वस्तु का वजन, वस्तु तो नहीं होगी, जीव ही होगा, वजन बढ़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों में तो वृद्धि होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको जहाँ का हैरानी होगी कि निर्जीवों में वृद्धि होती है। अब वो कैसे होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ इतनी सारी यहाँ रेत रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा टीला है। यदि यहाँ से वायु चल रही है, ठीक है, यहाँ से वायु चल रही है, तो वायु धीरे धीरे यहाँ पर आएगी। रेत के कण भी थोड़ा थोड़ा उड़ते जाएंगे या इस पर रखते जाएंगे, उड़ते जाएंगे, यहाँ रखते जाएंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसका वजन बढ़ रहा है, इसका आकार बढ़ रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कोशिका का वृद्धि का जो मापदंड होता है, वजन बढ़ता है तथा कोशिकाओं में वृद्धि होती है। इसमें कोशिकाओं में मतलब कणों में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन हम इसको वृद्धि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यह वृद्धि मतलब वृद्धि एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। प्रजनन, हम प्रजनन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं पहले। प्रजनन मतलब होता है क्या? प्रजनन भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राधान्यजन, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन मतलब कि मतलब होता है जनन, ठीक है। और मतलब फिर से, पुनः जनन, ठीक है। प्रजनन मतलब होता है कि पुनः जनन। तो हम यहाँ पर प्रजनन देख सकते हैं कि सजीवों में प्रजनन पाया जाता है, लेकिन प्रजनन की एक मतलब परिभाषा होती है कि प्रजनन बराबर मतलब प्रजनन की परिभाषा होती है कि ऐसी संतति जो निषेचन द्वारा अपने ही समान दिखने वाली एक नई संतति उत्पन्न करे, वही प्रजनन है, ठीक है। क्या है? वही प्रजनन है। तो यहाँ पर लेकिन प्रजनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि नर गधा तथा मादा घोड़ा यदि निषेचन करते हैं, यदि इनमें निषेचन होता है, तो पता है आपको क्या उत्पन्न होगा? खच्चर, जो कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो यह एक बंध है। क्या है? बंध है, जो कि युग्मकों का निर्माण नहीं
तो यह निषेचन नहीं करेगा। इसका मतलब यह अपने जैसी संततियों को उत्पन्न नहीं करेगा। और प्रजनन यही कहता है कि अपने जैसी संतति उत्पन्न कर। तो प्रजनन क्या कहता है? अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना। तो यह नर गधा तथा मादा गधा तो खच्चर उत्पन्न करते हैं, लेकिन खच्चर में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तो यह निषेचन नहीं करता। यह निषेचन नहीं करता तो अपने ही संतति को उत्पन्न नहीं करता। अब आप सोचेंगे इन दोनों को हम पलट देते हैं। जैसे यदि अगर नर घोड़ा कर दिया जाए और गधा को मतलब नर मादा गधा किया जाए, तो खच्चर उत्पन्न नहीं होगा। इनमें अगर निषेचन किया जाए, क्या किया जाए? निषेचन किया जाता है, तो आपको पता है क्या उत्पन्न होगा? यहाँ उत्पन्न होगा हिन्नी। क्या उत्पन्न होगा? हिन्नी। तो ये हिन्नी भी एक बंध है। बंध है मतलब यह निषेचन नहीं कर सकती। इसमें क्यों नहीं कर सकती? इसमें युग्मकों का, किसका? युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर प्रजनन सजीवों तथा निर्जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छठवां टॉपिक देखते हैं, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन। संवेदनशीलता की मैं आप सीधे बता देता हूँ। संवेदनशीलता मतलब क्या होता है? यदि हमको कोई पिंच होता है, इस प्रकार से पिंच होए, तो हमें असर होता है कि नहीं होता है? मतलब कि हमें एहसास हो रहा है। इसको हम ऐसे सब थ्योरी के हिसाब से लिख सकते हैं कि बाहरी वातावरण में परिवर्तन जो हमें एहसास होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण में परिवर्तन जो हम एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही संवेदनशीलता है। और अनुकूलन क्या होता है? इसमें ये दो शब्द हैं, संवेदनशीलता, अनुकूलन। ये दोनों प्रतिक्रिया करना। हम पढ़ते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है, क्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब यदि हम इसमें पेन चुभोते हैं तो हम अपना हाथ अलग करेंगे ना? अलग करेंगे नहीं कि ऐसे करते रहेंगे। हम इसका हाथ चुभेगा हमें तो हम हाथ अलग, यही होता है अनुकूलन। अब होता है यहाँ पर सातवां टॉपिक, यह भी एक संवेदनशील यह विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। यहाँ पर हमारा प्रजनन नहीं है, गति भी है विशिष्ट लक्षण, वृद्धि नहीं है। हम यहाँ ये सामान्य लक्षण है, हम विशिष्ट लक्षण देख रहे हैं। तो ये जीवन चक्र। अब जीवन चक्र क्या होता है कि किसी मनुष्य की जीवन की आयु निर्धारित होती है। वह जीवन की आयु उस मनुष्य की जीवन की आयु समाप्त होने पर उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो यह जीवन चक्र, मनुष्य उत्पन्न होता है, वह बड़ा होता है, जवान होता है, युवक बनता है, वृद्ध होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार सजीवों में जीवन चक्र पाया जाता है। लेकिन निर्जीव, यदि कोई पत्थर यहाँ पर रखा है तो वो अगर कोई उसे हटाए नहीं, उस पर बाहुबल न लगाया जाए, तो वह अनंत काल तक वहीं पर ही रहेगा। उसका कोई अहित न होगा, उसमें न कोई मृत्यु है, न सजीव है, न निर्जीव है, न गति है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सजीव भी एक विशिष्ट लक्षण है। तो मैंने इतने से में आप लोग देख लीजिए, इतने से 15 मिनट पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग वीडियो देख लीजिए, तो आप लोग, आई होप आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता। जीव विज्ञान क्या है, जनक क्या है, वे शाखाएं क्या है जीव विज्ञान की, तथा सजीव और निर्जीव में अंतर। तो आई होप आप लोगों को इतने अच्छे से मैंने समझाया कि आप लोग समझ गए होंगे कि विशिष्ट लक्षण क्या होता है, सामान्य लक्षण। यदि हमें पेपर में आता है कि सजीव तथा निर्जीव के लक्षण अंतर लिखिए सजीव तथा निर्जीव में, तो हम लिख सकते हैं कोशिका के बारे में, जीव गति, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन। मैंने इसे विशिष्ट इसलिए बताया कि हम अंदर डीपली घुसकर उसमें देख सकते हैं कि कौन क्या है और किस प्रकार है। सजीवों में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल द्वारा बता चुका हूँ। तो मैं आपको यह समझा चुका हूँ।
अब मेरा अगला वीडियो रहेगा, 3 टॉपिकों में रहेगा मेरा अगला वीडियो। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है, ठीक है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है। दूसरा, वर्ग की, वर्ग की क्या है, इसमें क्या होता है, इसके जनक कौन है, इसका ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, वर्ग की। और तीसरा टॉपिक रहेगा मेरा द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति को किसने दिया, क्या होता है द्विनाम पद्धति, और मतलब उसके किस आधार पर द्विनाम पद्धति के द्वारा सजीवों का नामकरण किया जाता है, वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। इस प्रकार से मेरे ये 3 टॉपिक रहेंगे अगले वीडियो में। तो मैं अभी तो चलता हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। बाय बाय।